हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस कुछ वीडियो से हम एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स में 11th चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो है आपके पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। हिंदी में कहें तो 3 वे में ज्यामिति। इससे पहले मैं आपको इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, उनके बीच में रिलेशन बता चुका हूँ। और आज जो मैं टॉपिक आपको बताने वाला हूँ वो है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो दो रेखाओं के मध्य कोण हम ज्ञात करने वाले हैं। देखिए सिंपल सा है। तो वेक्टर के लिए अलग फॉर्मूला होगा, यानी वेक्टर इक्वेशन है तो अलग फॉर्मूला, और कार्टेशियन इक्वेशन दिया है लाइन का तो उसके लिए अलग फॉर्मूला। तो पहले हम देखेंगे वेक्टर इक्वेशन के लिए। देखिए मान लो दो लाइन आपके पास दिए हैं। पहली रेखा आपके पास है L1, जिसका वेक्टर इक्वेशन है R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1। और दूसरी रेखा है L2, जिसका इक्वेशन है R इक्वल टू A2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B2। ये आपके पास दो इक्वेशन दी हुई हैं वेक्टर फॉर्म में। बस आपको ये याद रखना है कि A1 B1 क्या होता है। जैसे इसमें पहले इक्वेशन की बात करूँ तो A1 और B1 आपके पास, A1 आपके पास हो गया इस लाइन पर जो आपके पास पॉइंट गिवन होगा उसका पोजीशन वेक्टर है A1, और B1 होता है पैरेलल वेक्टर, इस लाइन L1 के पैरेलल वेक्टर। तो मुझे निकालना है इन दोनों के बीच के एंगल को। तो देखिए मैंने कहा मान लो 3 डायमेंशनल स्पेस में आपके पास ये दो कोई लाइनें हैं, L1 और L2, L1 और L2। तो मुझे ज्ञात करना है इनके बीच का एंगल, इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है उसको निकालना है। तो एंगल जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट होती है दो प्रकार का बनता है। देखिए एक, अगर थीटा अगर एक्यूट एंगल है यानी न्यून कोण है, तो उसके साथ एक कोण और बनेगा एंगल के लिए, पेयर ऑफ एंगल आपको मिलते हैं, वो होता है पाई माइनस थीटा। तो मैंने कहा अगर थीटा कोई न्यून कोण है तो पाई माइनस थीटा क्या होता है, अधिक कोण हो जाता है आपके पास, ठीक है। यानी ये एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होता है आपके पास, ठीक है। तो मुझे ये, मैं कहता हूँ इस थीटा को एंगल निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है लाइन का उसके हिसाब से अगर मैं कहूँ कि L1 और L2 इस प्रकार के, तो B1 और B2 दो वेक्टर हैं जो दोनों के पैरेलल हैं। तो मैंने कहा L1 के पैरेलल, मैंने कह दिया मान लो L1 के पैरेलल है, ये हो गया B1, और L2 के पैरेलल मैंने कहा हो गया आपके पास B2 वेक्टर। जो इस दिए हुए वेक्टर फॉर्म में दोनों के पैरेलल वेक्टर हैं B1 और B2, वो मैंने बना लिया आपके पास, ठीक है। तो देखें अगर आप, तो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकाला जाए और उनके पैरेलल वेक्टर को भी देख लिया जाए। तो आपको देखेंगे कि जो दोनों लाइनों के बीच जो एंगल यहाँ पर थीटा था, वही वेक्टर इन दोनों वेक्टर के बीच भी यहाँ पर क्या बनेगा, थीटा। तो हम कह सकते हैं कि जो लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो कुछ और नहीं, इन दोनों, उन दोनों के जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके बीच का एंगल जो होगा थीटा, उसी के पर आधारित होगा, ठीक है। देखो सिंपल से फिगर के हिसाब से देखो, अगर कहा जाता है कि पास कि एंगल बिटवीन L1 एंड L2 निकालें, तो ये कुछ और नहीं, ये एंगल जो आपके पास होने वाला है ये एंगल वही होगा जो इन दोनों के पैरेलल वेक्टर के बीच होगा, यानी ये इक्वल टू एंगल बिटवीन B1 वेक्टर एंड B2, यानी उन दोनों के जो समांतर सदिश थे B1 और B2 उनके बीच का एंगल होगा। फिर एक चीज़ हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो कि भाई यहाँ इस केस में तो थीटा जो था वेक्टरों के केस में हमेशा क्या था, थीटा 0 से पाई के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास थीटा का मान 0 से पाई है, पर मैंने कहा थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो उसके लिए क्या होगा। देखो आपको मालूम है एंगल का जो फॉर्मूला है, हमने इससे पहले वाला जो चैप्टर था वेक्टर अलजेब्रा उसमें पढ़ा था कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ये इक्वल टू होता है थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स। अगर दो वेक्टर B1 B2 है तो उसके हिसाब से होता है B1 डॉट B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 इंटू मॉड ऑफ B2। अगर आपको याद हो तो उस टाइम पर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जब निकालते हैं कॉस थीटा इक्वल टू ये होता है सिंपल, आपके पास क्या बनता है, ब्रैकेट बनता है। पर इस केस में मैं चाहता हूँ थीटा एक्यूट एंगल हो। तो अगर थीटा एक्यूट एंगल होना तो अनिवार्य रूप से कॉस थीटा का मान क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो उसके लिए मैं क्या लगाता हूँ, यहाँ पर एक मॉड लगा देता हूँ। अब ये याद रखना, यहाँ पर थीटा जो है वेयर थीटा इज एक्यूट एंगल, आप ऐसे लिख सकते हैं ये 0 से पाई/2 के बीच का है। तो इस केस में अगर कहा जाए कि दो रेखाओं के मध्य के बीच का न्यून कोण निकालिए तो उसका फॉर्मूला आपके पास प्राप्त हो रहा है। देखिए ये इस प्रकार से, ये आपके पास
एंगल बिटवीन टू लाइंस का आपके पास फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना कि दो लाइंस के बीच का एंगल वही होगा जो दोनों के समांतर सदिश यानी जो पैरेलल वेक्टर b1 और b2 है उनके बीच का। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अभी कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि भाई इसमें मॉड क्यों लगा है। मॉड इसलिए लगाया है क्योंकि भाई मैं जो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, और मैं कहूँ आपके पास थीटा अगर न्यून कोण है तो उसको अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो जो आपके पास नेसेसरी कंडीशन है कि क्या होना चाहिए, इसको पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए इसमें मॉड लगा दिया कि अगर ये नेगेटिव वैल्यू भी आएगी तो हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आपके पास। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके पास है एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब कॉन्सेप्ट क्या क्या है इसमें देखिए, पैरेलल और सबसे पहले आता है पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस। पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस की बात करें तो भाई सिंपल से बात है, अगर पैरेलल हो गई लाइन, अगर दो लाइन पैरेलल ना, मैं पूछूं थीटा कितने का, तो थीटा इक्वल टू सीधे सीधे क्या है, जीरो का आपके पास हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास जीरो हो जाएगा तो ये कॉस इधर आएगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो आपको सिंपल मिलता है। आपको मालूम है पैरेलल लाइंस के केस में आपके पास हमेशा दो केसेस है आपके पास, हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा उसमें भी और डॉट प्रोडक्ट में। तो ये होता है आपके पास b1 इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ b2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, b1 इक्वल टू, या फिर और क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से मैंने पढ़ा था कि दो वेक्टरों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर आता है तो हम कहते हैं कि वो दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी होगा, अगर आपके पास दो वेक्टर जो b1 और b2 जो पैरेलल वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो वेक्टर आएगा तो हम कहेंगे कि वो दोनों के आपस में, यानी अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो लाइन्स भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल। और परपेंडिकुलर केस देखें तो परपेंडिकुलर केस होता है b1 डॉट b2 इक्वल टू जीरो। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना क्या होना चाहिए, जीरो। जो आपके पास समांतर सदिश जो दिए हुए b1 और b2, यहाँ पर b1 और b2 इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, जीरो। तो ये कंडीशन आपके पास है परपेंडिकुलर लाइंस की। ठीक, अब उसके अलावा कई बार क्या होता है कि इक्वेशन वेक्टर फॉर्म से हटके कार्टेशियन फॉर्म में दे दी जाए तो उस टाइम पर एंगल कैसे निकाला जाएगा, देखिए मान लीजिए आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में दो लाइन दी हुई है आपके पास। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कार्टेशियन फॉर्म में याद रखना है कि जो वेक्टर फॉर्म का इससे संबंधित है। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, इस लाइन की, आपसे पूछा जाए कि इस लाइन के लिए a1 निकालिए, वेक्टर a1 यानी जो उस पर पॉइंट है, तो वो होता है x1 y1 z1 था पॉइंट, उस हिसाब से आना चाहिए था x1i प्लस y1j प्लस z1k। और अगर इसी के लिए मैं पूछूं b1 वेक्टर क्या होगा, तो b1 वेक्टर हो रहा होगा, क्योंकि ये जो नीचे जो लाइन की में आपके पास प्रत्येक पार्ट में जो a1 b1 c1 है, ये लाइन के डायरेक्शन रेशियो तो हैं, साथ में पैरेलल वेक्टर के भी डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो पैरेलल वेक्टर रहा होगा a1i प्लस b1j प्लस c1k। ऐसे ही आपके पास दूसरी लाइन के लिए भी हम निकाल सकते हैं। तो या तो आपके पास a1 b1 निकालना आपको आना चाहिए, या फिर डायरेक्ट जो आपको वेक्टर पर आधारित हमने पढ़ा था कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के केस में अगर डायरेक्शन रेशियो दिए हैं, देखो इस केस में अगर मैं पूछता हूँ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1, तो L1 के डायरेक्शन रेशियो अगर आपसे पूछ ली जाए तो ये कुछ और नहीं, जो डिनोमिनेटर में जो तीनों पार्ट में आ रहे हैं वो आपके पास डायरेक्शन रेशियो दिए होते हैं, यानी A1 B1 एंड C1। इन्हीं की हमको आवश्यकता पड़ने वाली है एंगल निकालने के लिए। और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2 हो जाएंगे A2 B2 और C2। अब अगर दूसरी लाइन की बात करूँ, दूसरी लाइन में भी आपके पास कहा जाए कि A2 निकालिए यानी उस पर स्थित बिंदु, तो ये हो जाएगा x2i प्लस y2j प्लस z2k। उस पर स्थित बिंदु ये नृत्य के कोऑर्डिनेट ये हैं x2 y2 z2। और इसी प्रकार से इसके समांतर सदिश निकालने के लिए कहें तो b2 इक्वल टू हो जाएगा a2i प्लस b2j प्लस c2k। या फिर मैं डायरेक्ट आपसे पूछ रहा हूँ कि डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं दोनों लाइन के, तो ये इस प्रकार से। तो अगर आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है और आपको कहा जाता है कि एंगल निकालिए, तो उस टाइम पर एंगल का फॉर्मूला होता है, देखिए एंगल बिटवीन L1 एंड L2 एस, ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब ध्यान देने वाले होते हैं यहाँ पर मॉड लगता है, मॉड क्योंकि मैंने कहा थीटा एक एक्यूट एंगल है तो उसकी वैल्यू उसके लिए कॉस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमको यहाँ पर मॉड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में अगर डायरेक्शन रेशियो दे दिए जाएँ तो फॉर्मूला हो जाएगा उस टाइम पर A1 A2
प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, ऐसे ही A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, और ये मोड कंप्लीट हो जाएगा। ये इस प्रकार से, तो ये आपके पास मिलता है फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए। तो इस फॉर्मूले को अगर आप गौर से देखो, और जो पुराना फॉर्मूला आपको लिखाया गया है वो था, इससे पहले आपके पास फॉर्मूला लिखाया था वेक्टर फॉर्मूले थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स B1 डॉट B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 इंटू मॉड ऑफ B2। ये फॉर्मूला लिखा है इससे पहले वेक्टर फॉर्म के लिए। अगर आप गौर से देखो B1 डॉट B2, क्योंकि B1 ये है और B2 ये है, अगर कहा जाए इनका डॉट प्रोडक्ट निकालिए तो आपको मालूम है कैसे निकालते हैं। इस वेक्टर का डॉट अगर इसके साथ निकालते हैं तो कैसे किया जाता है, आई का जो कोफिशिएंट यहाँ पर है, आई का कोफिशिएंट गुणा, यानी A1 A2, ये आ गया A1 A2, ऐसे B1 B2 और C1 C2, ये इस प्रकार से। ठीक है, वही कई बार क्या होता है कि इक्वेशन ना देके आपको कहा जाता है कि भाई डायरेक्ट पूछ लेगा कि इन दोनों के बीच का एंगल निकालिए, और आपको कहा जाए कि दोनों के डायरेक्शन रेशियो ये हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज पर आधारित एंगल का फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस में आपके पास भी आता है परपेंडिकुलर पैरेलल वाला केस। तो देखिए, अगर कहा जाए पैरेलल लाइंस, अगर डायरेक्शन रेशियोज आपको पता हो और कहा जाए कि पैरेलल लाइंस प्रूफ कीजिए, तो उस टाइम पर सिंपल सा हमको मालूम है कि पैरेलल वेक्टर वाला जो केस था वही यहाँ पर भी लगने वाला है। तो हमको मालूम है दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, उनके अगर डायरेक्शन रेशियो सेम रेशियो में हो, यानी प्रोपोर्शन में हो, तो इस केस में भी कुछ ऐसा ही होता है। पैरेलल लाइंस के लिए केस हो जाता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये इस प्रकार से। कई बार क्या होता है, इसके अलावा परपेंडिकुलर के लिए केस देखो, परपेंडिकुलर लाइंस की बात करें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। देखें, ये जो परपेंडिकुलर लाइन के इसमें आपके पास थीटा जीरो हो जाएगा, तो कॉस जीरो का मान जीरो हो रहा है, ये डिनोमिनेटर इस तरफ जाएगा तो आपके पास मिलेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है। तो अगर लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज दे दिए जाएं तो उस टाइम पर लाइन पैरेलल कैसे होंगी, परपेंडिकुलर का केस क्या केस होगा, वो आपको पता होना चाहिए। ये होता है पैरेलल लाइन के लिए और परपेंडिकुलर केस में। एक केस और आता है आपके पास, कई बार लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए हमको कहा जाए और उनके डायरेक्शन कोसाइंस दिए जाएं, यहाँ तो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइन दिए तो उस टाइम में फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स मॉड L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये भी फॉर्मूला आपके पास कई बार यूज़ होता है। कई बार एंगल निकालने के लिए कहा जाए और आपके पास डायरेक्शन रेशियो, मतलब ना तो कार्टेशियन फॉर्म दिए हो ना वेक्टर फॉर्म दिए हो, आपको उनके केवल डायरेक्शन कोसाइंस दे दिए जाएँ, यानी किस पे आधारित है, डायरेक्शन कोसाइंस पे आधारित, तो उस टाइम पर फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स मॉड L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब इस केस में भी परपेंडिकुलर पैरेलल की बात करें तो परपेंडिकुलर केस में वही L1/L2 M1/M2 इक्वल टू N1/N2 इक्वल टू सेम होना चाहिए, यानी सेम रेशियो में उनके आपके पास सेम, कह सकते हैं कि अगर पैरेलल होंगे तो उनके डायरेक्शन कोसाइन सेम ही आएंगे आपके पास। ठीक, और दूसरा आता है परपेंडिकुलर का केस। तो इस केस में भी परपेंडिकुलर में क्या होता है, जैसे डायरेक्शन रेशियो के मध्य संबंध है, वैसे इसमें देखो अगर 90 हो जाए तो cos 90 बराबर 0, तो आपके पास बच जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। तो ये जो रिजल्ट्स हैं इनको आपको याद रखना है। देखिए, एक तो मेन फॉर्मूला हो गया एंगल बिटवीन लाइंस, ठीक, जो हमने पढ़ा वेक्टर के लिए भी और कार्टेशियन फॉर्म के लिए भी। वेक्टर के लिए ये आपके पास आया है ये वाला फॉर्मूला, और कार्टेशियन के लिए ये फॉर्मूला आया। तो वेक्टर के केस में अब ये याद रखना कि एंगल की बात करें अगर लाइन के बीच की, तो दो लाइन के बीच का एंगल वही होगा जो उनके पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल होता है। पर अगर थीटा, अगर आपको कौन सा एंगल दिखाना है, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण दर्शाना है थीटा, तो यहाँ पर मॉड इसके लिए इसका यूज़ किया गया। ठीक है, तो ये है आपके पास वेक्टर फॉर्म के लिए, और ये कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में हमें प्राप्त होते हैं डायरेक्शन रेशियोज, तो डायरेक्शन रेशियोज पर ही आधारित है। अगर कई बार क्या हो जाए, डायरेक्शन रेशियो ना दे के आपको डायरेक्शन कोसाइंस दे दिया जाए, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। ठीक है, और खासकर परपेंडिकुलर वाला केस जो है डायरेक्शन रेशियोज के लिए और डायरेक्शन कोसाइंस के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कई बार यूज़ होता है कि भाई प्रूफ कीजिए कि दी हुई लाइन क्या है,
आपके पास दोनों पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, तो इनका यूज़ हम करने वाले हैं। पैरेलल का केस, ये परपेंडिकुलर केस। तो कुछ एग्जांपल देखें। तो एग्जांपल आपके पास देखिए, आपको दो लाइन के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये हो गया r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 और r इक्वल टू a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b2। तो दो आपके पास लाइन दे दी गई हैं और हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालना तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा, अगर ये वेक्टर फॉर्म में है तो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है b1 और b2। तो हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे b1 और b2। तो देखो, आप सॉल्यूशन की बात करें तो जो दी हुई रेखा है उनके लिए देखो, मैंने कहा ये आपके पास लाइन L1 है और ये है L2 फॉर गिवन लाइन्स L1 एंड L2। ये जो दी हुई रेखाएं हैं उनके लिए पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे। देखो, पैरेलल वेक्टर्स आर B1 हो जाएगा। अब कन्फ्यूज़न हो तो आप सीधे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे तुलना कर लीजिए, ए प्लस लैम्डा बी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो लैम्डा या म्यू जो कांस्टेंट है उनके बाद जो वेक्टर वो बी कहलाता है। तो पहली लाइन के लिए B1 हो गया 3i प्लस 2j प्लस 6k, और दूसरी लाइन के लिए पैरेलल वेक्टर हो गया B2 i प्लस 2j प्लस 2k। तो हमने एंगल में पढ़ा कि दो लाइन के बीच एंगल वही होता है जो इन दोनों के पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा कि एंगल क्या होगा। तो देखें, देन एंगल बिटवीन लाइंस इज, ये इक्वल टू जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स मॉड B1 डॉट B2, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई। तो दोनों वेक्टर के मल्टीप्लाई, ठीक। तो देखिए कितना मिलता है, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स B1 है 3i प्लस 2j प्लस 6k, इसका डॉट निकालना है i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन, और उसके बाद इनका मैग्नीट्यूड है। तो देखो मैग्नीट्यूड इस पहले वाले वेक्टर का निकाला तो क्या करते हैं मैग्नीट्यूड के लिए, आई जे और के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का, ऐसे ही दूसरे वेक्टर के लिए भी होगा। तो यानी B2 के लिए हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये ऊपर है डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट देख कैसे निकालते हैं, जो आई का कोफिशिएंट है वो आई का कोफिशिएंट से गुना होगा, यानी 3 इंटू यहाँ आपके पास आई का कोफिशिएंट 1 प्लस यहाँ पर जे का कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से, यानी 2 इंटू 2, और इसी प्रकार से 6 इंटू 2 होल अपॉन। जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं आपके पास देखो क्या मिलता है, 9 प्लस 4 प्लस 36। तो ये इस प्रकार से आ गया। इसी प्रकार से दूसरे वाले में देखें तो ये हो गया 1 प्लस 4 प्लस 4 और मॉड कंप्लीट। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, जब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो रहा है 3 प्लस 4 प्लस 12 अपॉन, इसको देखें तो 36 से 4 हो गया आपके पास 40 और 49 यानी 7, और ये आपके पास हो रहा है 3। तो आपके पास मिल रहा है कॉस इनवर्स मॉड 19 अपॉन 21। तो ये आ गया आपके पास इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल। ये आपके पास क्या गया, इसका बीच का एंगल थीटा। आपके पास थीटा इक्वल टू एंगल कितना मिला, कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21। तो क्वेश्चन सिंपल से, बस आपको वेक्टर B1 और B2 पता होने चाहिए। अब आपके पास एक एग्जांपल और आपके पास है जो कि काटते रूप यानी कार्टेशियन फॉर्म के लिए आपके पास है, ठीक। तो अगर आपके पास दो लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी हैं और आपको कहा था कि इक्वेशन इन दोनों के बीच जो दोनों लाइन दी हुई हैं इनके बीच का एंगल निकालें, तो हम कार्टेशियन फॉर्म वाला यूज़ करेंगे। तो उसमें हमको डायरेक्शन रेशियोज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, उसको निकालने के लिए हमको मालूम है थीटा इक्वल टू होता है एंगल बिटवीन लाइंस, जो होता है कार्टेशियन फॉर्म के लिए होता है थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स मॉड A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, और दूसरा होता है A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास फॉर्मूला है दो लाइन के बीच के एंगल का। तो क्योंकि कार्टेशियन फॉर्मूला और यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म है इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए मुझे B1 A1 B1 C1 और A2 B2 यानी पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो और दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो मुझे निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए करना क्या है कि बस सिंपल सा तरीका बताऊँ क्या है। देखिए, हम करेंगे जो दी हुई रेखा है उनकी कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। देखो,
कंपेयर गिवन लाइंस विद स्टैंडर्ड फॉर्म था x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वेशन थी। अब इससे अगर कंपैरिजन किया जाए तो आप क्लियरली आप L1 से क्या मिलेगा, देखो वी गेट फॉर L1 के लिए हमको मिलेंगे डायरेक्शन रेशियोज आर A1 इक्वल टू, देख जब मैं इसकी कंपैरिजन इससे कर रहा हूँ तो देखो L1 से जब मैं कर रहा हूँ तो देखो सबसे पहले आपको कंपैरिजन करते हुए ध्यान देना है एक्स वाई और जेड तीनों के कोफिशिएंट क्या होंगे, 1 होने चाहिए। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 दिए हुए हैं तो आपके पास यानी सीधे सीधे हमको क्या करना है, सीधे कंपेयर करके जो डिनोमिनेटर मार्के वही क्या हो जाएंगे, उसके कोफिशिएंट हो जाएंगे, या आपके पास यानी डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। तो ए बी और सी मुझे मिल जाएगा A1 इक्वल टू हो गया 2, B1 इक्वल टू 5 और C1 इक्वल टू हो गया -3। तो ये मुझे पहली लाइन के मिलेगी। इसी प्रकार फॉर L2 के लिए, L2 के लिए डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे A2 इक्वल टू -1, B2 इक्वल टू 8 और C2 इक्वल टू 4। अब ये ध्यान देना होता है कि इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में सब जगह x y और z के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। यहाँ पर तो ऑलरेडी इस एग्जाम्पल में ऑलरेडी सबके कोफिशिएंट 1 है। कई बार क्या होता है कि कोफिशिएंट 1 नहीं होता है तो हमें कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। वो कैसे होगा मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के थ्रू उसको बताने वाला हूँ, ठीक। अब ये आपके पास है तो मुझे दोनों लाइन्स के डायरेक्शन रेशियो मिल गए हैं तो एंगल क्या हो जाएगा, देखिए एंगल बिटवीन लाइंस एस, तो फॉर्मूला ये मिला हुआ है तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स, देखिए A1 डॉट A2 यानी 2 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 8 प्लस -3 इंटू 4, ये मुझे मिल गया अपॉन, सिंपल सा है, इसका A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का, यानी A1 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर आपके पास हो गया 9, और ऐसे ही इस पर भी करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 64 प्लस 16, तो ये आपके पास प्राप्त हो रहा है। तो इसको आप कैलकुलेट करो तो आपके पास मिल रहा है, देखो कॉस इनवर्स -2 40 -12 अपॉन, इसको कैलकुलेट करते हैं आपके पास तो देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, सिंपल सा है, ये तो हो गया √38 और इसको देखें तो ये हो रहा है √81, तो ऊपर तो आ जाएगा कॉस इनवर्स मॉड। अब यहाँ पर जो एंगल मिलेगा आपके पास, अब देखें ऑलरेडी पॉजिटिव ही मिल रहा है आपके पास शायद, तो आप मॉड लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते पास, तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला के हिसाब से हो जाएगा 26 अपॉन ये तो हो गया 9 √38, तो आपके पास सॉल्यूशन मिला यानी थीटा इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स ऑलरेडी पॉजिटिव सीधे 26 अपॉन 9 √38, तो ये मिल गया आपके पास दोनों के बीच का एंगल। तो अब ये थे आपके पास जब डायरेक्ट फॉर्म आपके पास दे रखे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। कई बार क्या होता है कि डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइंस दिए हैं तो उस टाइम पर क्या करना है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपके पास डिपेंड करता है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन्स, रेखाओं के डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं और आपको इसमें प्रूफ करना है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता था कि डायरेक्शन कोसाइंस दिए हैं तो उनके बीच का एंगल निकालिए। यहाँ पर हमको प्रूफ क्या करना है, दोनों क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ हो क्या आपके पास क्या है, डायरेक्शन रेशियोज कोसाइन, सॉरी कभी कभी डायरेक्शन यहाँ पर तो कोसाइन दे, कहीं पर डायरेक्शन रेशियोज भी दिए जा सकते, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पर जो डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं उनको मैंने मान लिया पहली लाइन के ही हैं तो मैंने वहाँ से मान लिया L1 इक्वल टू 12/13, M1 इक्वल टू -3/13 और N1 इक्वल टू -4/13। एक तो ये दिए हुए हैं और जो दूसरे वाले थे उन्होंने L2 मान लिया, L2 इक्वल टू 3/13 और M2 इक्वल टू -4/13 और N2 इक्वल टू 12/13। तो जो दिए हुए थे मैंने उनको पर्टिकुलर जो नोटेशन है वो दे दिया। पहले लाइन के लिए बोल लिख दिया L1 M1 N2
सॉरी N1 और दूसरी लाइन के लिए L2 M2 और N2। ये इस प्रकार से मैंने नोटेशन को दे दिया आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस को। यहाँ पर आपको प्रूफ करना है परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दोनों रिलेटेड आएंगे बस, ठीक है। तो ये अभी तो हमको डायरेक्शन कोसाइंस दिया और प्रूफ करना है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। पर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि दो लाइनों के डायरेक्शन कोसाइंस दिए और एंगल निकालना है। तो उस टाइम पर अगर एंगल निकालने के लिए कहते हैं तो फॉर्मूला हम ये अप्लाई करते हैं, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। पर क्योंकि इस बार हमको केवल प्रूफ करना है कि दोनों परपेंडिकुलर, तो हम क्या चेक करेंगे, देखो तो हमको मालूम है कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। इफ कंडीशन थी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। यही कुछ डायरेक्शन रेशियोज़ के साथ भी होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। पर क्योंकि हमें प्रूफ करना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी लाइंस परपेंडिकुलर, तो हमको इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो मैं निकालता हूँ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 की वैल्यू। अगर ये 0 आएगी, अगर ये हमको प्रूफ होगा कि 0, तो हम कहेंगे लाइन परपेंडिकुलर। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास वैल्यूज़ मिली हुई हैं। ये हो जाएगा 12/13 इंटू 3/13 प्लस -3/13 -4/13 और प्लस -4/13 और ये हो गया 12/13। तो ये मैंने सारी वैल्यूज़ यहाँ रखी। अब इसको कैलकुलेट करो तो कितना हो रहा है, देखो ये हो जाएगा 36/169। ऐसे यहाँ पर हो रहा है प्लस 12/169 और ये हो जा रहा है -48/169। कैलकुलेट करेंगे तो ये भी हो रहा है 48/169 -48/169 यानी 0। तो आपके पास क्या प्रूफ है, ये इक्वल टू 0। इसका सीधा सीधा अर्थ है लाइंस क्या हैं, लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास हो गया कि हमने प्रूफ कर दिया कि ये क्या आपस में परपेंडिकुलर हैं। कभी कभी ये डायरेक्शन रेशियोज़ के साथ भी आता है कि डायरेक्शन रेशियोज़ दे दिए जाएंगे आपके पास, ठीक है, और उसके आधार पर हमको क्या निकालना होगा कि लाइंस किस प्रकार से परपेंडिकुलर होता है। इसके अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और अदर एग्जाम्पल बताऊँगा। और कई बार क्या होगा कि डायरेक्शन रेशियोज़ दे रखे हैं, कहीं पर निकालने पड़ेंगे, तो उस टाइम पर एंगल का यूज़ करेंगे। एंगल निकालने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है कि दोनों सब पैरेलल हैं, या प्रूफ करने के लिए आ सकता है कि परपेंडिकुलर हैं। तो कैसे किए जाएंगे उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।